कैसे हैं आप सभी लोग जेई एस्पिरेंट्स। आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो अपन मॉडर्न फिजिक्स में एंटर कर चुके हैं और मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि हम सब जानते हैं कि डुअल नेचर जो होता है ये पहला अपना टॉपिक होता है और एटम्स। तो आज हम इस सीरीज में डुअल नेचर और एटम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। ठीक है, अ 2 मिलीवॉट लेजर, एक लेजर है जिसकी पावर दे रखी है 2 मिलीवॉट, इसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है 500 nm। ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट विल बी एमिटेड पर सेकंड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पावर, पावर कितना है, पावर दे रखा है 2 मिलीवॉट। तो मिली मतलब बताओ 2 इंटू 10 की पावर -3 वॉट। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एनर्जी, एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल्स। ठीक है, इतनी एनर्जी एक सेकंड में एमिट करेगा। ठीक है, इन 1 सेकंड, तो पावर इतनी हो जाएगी, तो एनर्जी इतनी हो गई। ठीक है, पर सेकंड। अब एनर्जी मुझे पता है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एक फोटोन का, बताइए, एच न्यू होता है। और मान लो बहुत सारे फोटॉन्स हैं तो कितना हो जाएगा, एन एच न्यू हो जाएगा। लेकिन हमें तो न्यू नहीं दे रखा, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, वेवलेंथ दे रखी है। तो आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे एन एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3। एन निकालना था तो आइए निकालते हैं। एन है ना, एच की वैल्यू कितनी थी 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में ले लो। है ना, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 NHC अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा था 500 नैनोमीटर। तो 500 इंटू 10 की पावर -9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करें। यह बन जाएगा n इंटू ये 19.89 बन जाएगा, मतलब ये 20 बन जाएगा। ये कितना बन गया 10 की पावर -26 अपॉन ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7। ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 2। तो n इंटू 2 और यहाँ 10 की पावर कितना बनेगा -19 इज इक्वल टू 10 की पावर -3। तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/2 इंटू 10 की पावर 16, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो कितना आंसर आता है, इस टाइप से दे रखा है तो पावर 15 में कन्वर्ट करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 15। तो n की वैल्यू ये आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 15। और ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं ये पर सेकंड आ रहे हैं, मतलब ये एक सेकंड में है, इन 1 सेकंड। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 15, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। पावर को आप लिख सकते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी का फॉर्मुला लगा दो, NHC बाय लैम्डा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In a photoelectric experiment, the wavelength of light is changed from 300 nanometer to 400 nanometer। यहाँ पे जो लाइट है, लाइट की वेवलेंथ पहले 300 थी, अब 400 कर दी गई। और अगर आप देखो तो वेवलेंथ बढ़ा दी गई है। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो एनर्जी फोटोन की कम होती है, HC बाय लैम्डा होता था ना। तो वेवलेंथ बढ़ा दी तो एनर्जी कम हो गई। फॉर्मूला क्या लिखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, E इंटू वी एस इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा -5, ये वाला फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब Vs कैसे निकालेंगे, Vs का फॉर्मूला होगा HC बाई ई -5 बाई ई, ये वाला फॉर्मूला होता था। अब HC बाई ई जो है, HC बाई ई ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1240 नैनोमीटर वोल्ट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, HC बाई ई की वैल्यू 1240 नैनोमीटर वोल्ट। ठीक है, तो V1 कितना हो गया, इसकी वैल्यू दे दी आपको 1240। पहले वेवलेंथ कितनी थी, पहले वेवलेंथ थी 300, तो 300 -5 बाई ई। दोबारा जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वेवलेंथ कितनी थी, दोबारा वेवलेंथ थी 400, तो कितना हो गया 1240 अपॉन नीचे कितना आ गया 400 -5 बाई, ऐसा कुछ हो गया। तो ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। कह रहे डिक्रीज बताना है, तो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगी क्योंकि पहले वेवलेंथ ज्यादा थी, एनर्जी पहले वेवलेंथ कम थी तो एनर्जी ज्यादा थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगी। बाद में वेवलेंथ को बढ़ा दिया गया तो एनर्जी कम हो गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम, तो V1 बड़ा होगा V2 छोटा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको V1 माइनस V2 करना है। तो जैसे ही V1 माइनस V2 करोगे तो V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1240 अपॉन 300 -5 बाई ई माइनस 1240 अपॉन 400 -5 बाई ई। ठीक है, तो यहां कितना बन गया 1240 अपॉन 300 -1240 अपॉन 400, ऐसा बन गया।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1240 को कॉमन ले लो। अगर आप करोगे एलसीएम तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, यहाँ कितना आ गया 300 और यहाँ कितना आ गया 400। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ के 0 0 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, लगभग 310 हो गया। 310 ये लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, अगर आप देखोगे तो 1 वोल्ट के आसपास आ गया। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, क्लोज टू 1 वोल्ट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये कह रहा है कि एक रेडिएशन गिर रहा था जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेल, द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ v। ठीक है, तो जब लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन गिरा तो स्पीड कितनी आती थी, v। मतलब बेसिकली जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहा है, उसकी स्पीड v है। इफ द वेवलेंथ इज चेंज टू 3 लैम्डा बाय 4, वेवलेंथ कम कर दी गई, मतलब एनर्जी बढ़ा दी गई, तो सीधी सी बात है कि भाई स्पीड भी ज्यादा होगी। देन द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी, अब यहाँ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। चलो तो इसको करते हैं, क्या लिखेंगे बताओ। आप बोलोगे फॉर्मूला होता था के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने निकाल लेंगे। पहले मान लो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी पहले 1 थी, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, मान लो काइनेटिक एनर्जी 2 हो गई। वेवलेंथ कितना हो गया, वेवलेंथ कह रहा था 3 लैम्डा बाय 4 हो गया, तो यहां लिखोगे 3 लैम्डा और 4 इधर चले गया, माइनस 5, ऐसा कुछ। अब आप क्या करो, थोड़ा सा ढंग से देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी 2 जो होगी, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 एच सी बाय लैम्डा बाय 3 लैम्डा माइनस, यहाँ पे 5 था। ठीक है, ये माइनस 5 था, क्या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 4 5/3 प्लस 5/3, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी सेकंड केस में वो कितनी होगी, 4/3 तो मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां कितना आ गया एच सी बाय लैम्डा माइनस 5, ये बन गया, प्लस कितना आ गया 5/3, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड केस में है वो कितनी हो गई, 4/3। ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली था काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस, तो ये बन जाएगा 4/3 काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस प्लस 5/3। तो अगर आप इसको ढंग से देखें तो ऐसा कुछ बन रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेकंड केस में, वो देख सकते हो आप, इज ग्रेटर देन 4/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस कितना आ रहा है, ये प्लस ये, और ये जो है ये 0 से बड़ा है। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस जो होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस इज ग्रेटर देन 4/3 ke1। अब आप क्या लिखोगे, हाफ m, है ना, v डैश का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4/3 हाफ m इंटू वी स्क्वायर। हाफ m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो v डैश इज ग्रेटर देन, यहां कितना आ जाएगा 4/3 की पावर हाफ इंटू कितना आ गया v। मतलब आप बोलोगे जो स्पीड होगी सेकंड केस में वो v, और यहाँ पे 4/3 की पावर 1/2 से बड़ी होगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, तो क्या होगा, जो स्पीड होगी वो v और 4/3 की पावर 1/2 से बड़ी होगी, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है। थर्ड क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, आप देख सकते हैं सब में आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लग रही है। आइए आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे एक और क्वेश्चन करें। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, एक मेटल सरफेस था, इसको इरेडिएट किया लाइट, मतलब इस पे लाइट गिराई गई, है ना, अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट गिराई गई और अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल पाई गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि C की वैल्यू इतनी होती है, E की वैल्यू इतनी होती है, वैसे आपको सब पता ही है। ये कह रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। अगर आप बोलोगे सर प्लैंक्स कांस्टेंट तो वही होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, उसको सॉल्व करने की क्या जरूरत, तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि वो जो होता है जो आपने याद कर रखा है वो जनरली आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है, आंसर एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास आता है, क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हो इसको। तो आप कृपया उसको ना मार्क करें, आपको यहाँ पे जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली इक्वेशन लिखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली इक्वेशन क्या होती है, E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 5, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं, देखो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच सी बाई ई, यहाँ लैम्डा आ गया, माइनस कितना आ गया बताओ 5/e, ऐसा कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां देखो, अब अपन एक काम करते हैं,
पहले मान लेते हैं वेवलेंथ कितनी थी। अगर आप देखो तो वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 0.4 माइक्रोमीटर, ठीक है, कितनी दे रखी है, 0.4 माइक्रोमीटर, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इसकी कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, तो यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं अपन। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 आ गई, एच सी अपॉन यहाँ ई लिख दिया, ठीक है, और लैम्डा की जगह क्या लिख दिया, 0.6 माइनस यहाँ कितना हो गया, 5/e, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब दूसरी इक्वेशन अगर मैं देखूं तो दूसरी इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 0.5 थी, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी आ रही थी, 0.4 आ रही थी, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं। यहाँ पे जब आप वेवलेंथ दिखेंगे तो 0.6 माइक्रोमीटर है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना एसआई यूनिट्स में, तो माइक्रो है तो 10⁶ भी आ जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि एसआई यूनिट्स में निकालना है, तो ये भी कर लेना। बाद में आप देखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी हो गई, 0.4 हो गई, इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। लैम्डा की वैल्यू कितनी थी सेकंड में, 0.5 थी, तो यहाँ बन जाएगा 0.5 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 10⁻6 ऊपर चले गया, माइनस ऑफ 5/e, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से बन गई आपकी पहली इक्वेशन, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस को अपन घटा देते हैं, क्योंकि 5 को तो चाहिए ही नहीं, अपने को तो c चाहिए, तो दोनों इक्वेशंस को घटा देते हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना आ गया, देखो 0.6 आ गया, है ना, 1 माइनस 0.4 कितना हो गया, 0.6। यहाँ कितना आ गया, एच सी बाई ई, इसको कॉमन निकाल लो, एच सी बाई को क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, एच सी बाई दोनों में है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 10⁶ अपॉन 0.6 माइनस 10⁶ अपॉन 0.5, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, 10⁶ अपॉन 0.6 अपॉन 10⁶ अपॉन 0.5, ठीक है, इस टाइप से अपन करेंगे। यहाँ एक्चुअली 0.4 आएगा, 0.6 नहीं आएगा, तो 0.4 लिख लो, ठीक है, यहाँ गलती हो गई, 0.6 नहीं आएगा, 0.4 आएगा, ठीक है, तो 0.4 लिख लो इसको, यहाँ पे ये 0.4 हो गया, और वही चेंज यहाँ कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.4, 0.6 नहीं था, 0.4 था, तो ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 0.4, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सही है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.6 इज इक्वल टू एच सी बाई ई, ठीक है, और 10⁶ जो है ये बाहर आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 0.1 इंटू 0.4 इंटू 0.5, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, h, तो 0.6 इज इक्वल टू एच, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸8, यहाँ क्या बन जाएगा, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 10⁶, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये डेसिमल है, ये 4 बन जाएगा, ये 4 और ये 0.5, ये 2 बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, ये इस साइड आ जाएगा 0.6 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻14, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया, 0.2, ठीक है, ये बन जाएगा 4, 0.4 और ये कितना हो जाएगा, 0.64 इंटू 10⁻⁻33, ऐसा बन जाएगा, तो बन जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आइए ऑप्शंस देखें, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻34 ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप से अपन करेंगे, है ना, जो आपको यहाँ पे डेटा दे रखा था उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन में फिट करके h की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट 6.6 मत मार्क कर देना, गलत आंसर हो जाएगा, ये गलत आंसर है, आंसर क्या है, बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सिल्वर स्पेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक सिल्वर स्पेयर था, इसका रेडियस कितना था, 1 सेंटीमीटर, एंड वर्क फंक्शन कितना था, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, is suspended from an insulating thread in free space. It is under continuous illumination of 200 nm wavelength light. As photoelectrons are emitted, the sphere gets charged and acquires a potential. The maximum number of photoelectrons emitted from the sphere is A into 10⁻z. Then find out the value of z. बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक सिल्वर का स्पेयर था, एक गोला था, ठीक है, ये सिल्वर का गोला था, इसके ऊपर जो है लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है, इसके ऊपर इस टाइप से ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ऐसे, ये आ रहा है समझ में, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है,
इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, और जब लाइट इंसिडेंट हुई तो बेसिकली क्योंकि ये मेटल का है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निकलते हैं। और आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसे, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इससे निकल रहे हैं ऐसे, ये आ रहा है समझ में, इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल था तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्योंकि लाइट यहां से आ रही होगी ऐसे, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है ना, इस टाइप से लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है। तो जब ये लाइट आ रही होगी और इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाएगी यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो आप देखोगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएंगे। जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कोशिश करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक टाइप से ये पॉजिटिव चार्ज एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की उसमें पढ़ा था कि अगर हम बैटरी की पोटेंशियल को रिवर्स कर दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला काम होता था ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकता था वापस अट्रैक्ट करता था, तो वही काम हो रहा है। ये बेसिकली क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो करना कैसे है, आप लिखो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या फॉर्मूला होता है, E इंटू वी एस इज इक्वल टू, क्या दे रखा है मुझे, वेवलेंथ दे रखी है, तो आप लिखोगे एच सी बाय लैम्डा माइनस 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। E इंटू वी एस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो आपको Vs आपको निकालना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द स्फीयर इज इतना। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो E इंटू वी एस, वेवलेंथ कितनी थी, वेवलेंथ अगर आप देखो तो वेवलेंथ कितनी थी, यहाँ पे वेवलेंथ 200 नैनोमीटर थी, तो आप लिखोगे ये बन जाएगा 1240 अपॉन, ये कितना बन जाता है EV नैनोमीटर, और वेवलेंथ कितनी थी 200 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर नैनोमीटर तो कट जाएगा, और फाई की वैल्यू कितनी थी, फाई की वैल्यू 4.7 थी। ठीक है, तो अगर आप इसको निकालो तो E इंटू वी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 तो कैंसिल हो गया, 2 से करोगे तो 10, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 62, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.2 माइनस 4.7, और यहाँ यूनिट्स कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो E इंटू वी एस, E इंटू वी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.2 माइनस 4.7, तो कितना आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 वोल्ट्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 1.5 वोल्ट्स आ गए। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप, ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भाग रहे हैं, है ना, इनको एस्केप करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां तक जाएंगे बताओ, इनफाइनाइट तक जाएंगे। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती है, और जब ये स्पेयर चार्ज हो गया होगा तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल आ जाएगी। इस पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बाय आर, ये जानते हो। तो आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पोटेंशियल कितनी है के क्यू बाय आर, और इनफाइनाइट पे कितनी है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई के क्यू बाय आर माइनस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू बाय आर ही हो गई, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये के क्यू बाय आर हो गया। के क्यू बाय आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 आ रही है। ठीक है, अब Q को क्या लिखोगे, Q को लिख सकते हैं अपन Ne लिख सकते हैं, Q को Ne, क्योंकि जो चार्ज आ रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से आ रहा है, तो चार्ज को आप Ne लिख सकते हो अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5, तो आपको N निकालना है ना, क्योंकि यही बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। अब कैसे करोगे बताओ, K की वैल्यू होती थी 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, N को लिखा N, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये हो गया। रेडियस, रेडियस इसका कितना दे रखा है, रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर दे दिया तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू अपन निकालना चाह रहे हैं, तो n की वैल्यू निकल जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी होगी, इसको इधर ले आओ, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन, बताओ ये कितना बन जाएगा 1.6 और 9, 1.6 और 9 कितना बन जाएगा 1.44 बन गया, ये कितना बन गया ये 1.44, 1.6 और 9 एक्चुअली 14.4 बन जाएगा, 1.44 नहीं बनेगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 14.4, तो ये कितना बन गया 14.4। ठीक है, 14.4, और अगर आप पावर्स देखोगे तो पावर्स माइनस 19 और कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, n निकालना है तो ये 10 की पावर माइनस 2 इधर चले गया। ठीक है, 9 और 1.6 कितना हो गया 14.4, 10 की पावर 9 और ये कितना बन गया 10 की पावर माइनस 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप देखो तो 1.5 अपॉन 14.4
इंटू 10 की पावर कितना हो गया 8। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप 15 लिख लो और यहाँ लिख लो 14.4 इंटू 10 की पावर 7, ऐसा कुछ लिख लो इसको। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है लगभग अप्रोक्सीमेटली ये तो 1 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। और यहाँ पे पावर कितनी बची, 7 बची, 10 की पावर 7 बची। अभी क्या कह रहा है, इस a इंटू 10 की पावर 7, और ये जो a है ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो आपको z की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप पावर देखो तो पावर कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर ही तो पूछ रहा है और ये वाला जो नंबर है 1 से तो बड़ा है, तो पावर कितनी हो गई, है ना, ऐसी आ जाएगी। चलो तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के काफी क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अपन मैटर वेव्स पे आ रहे हैं, डी ब्रोगली वाला जो पार्ट होता था ना उस पे कर रहे हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डीकेज इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। ठीक है, अब एक पार्टिकल था, ये दो पार्ट में डीके हो गया। मैं बोल सकता हूँ इनिशियली पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। जैसे बम होता था, बम फटता था तो एक पार्ट आगे जाता था एक पार्ट पीछे, तो आप देखोगे वैसे ही यहाँ पे एक मास था m, ये दो पार्ट में फट गया है, डीके हो गया, तो एक पार्ट कहां गया, आगे। तो आप बोलोगे एक पार्ट का मास कितना दे रखा है m1, मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी थी v1। ठीक है, एक आगे गया तो दूसरा पीछे जाएगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, तो उसका मोमेंटम नेगेटिव लेंगे, तो m2 इंटू कितना v2। ठीक है, यहां लगाएंगे क्या, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, तो यहां कितना होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, इज इक्वल टू मोमेंटम कितना हो गया, p हो गया। ठीक है, आपको बताना है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, याद करो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता था, है ना, h अपॉन mv, तो mv को p भी बोल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे लैम्डा 1 कितना होगा, h अपॉन, है ना, h अपॉन यहाँ क्या लिखोगे, m1 v1, m1 v1 बेसिकली क्या था, p था, और दूसरा h अपॉन नीचे कितना होगा, m2 v2, m2 v2 को क्या बोल दिया, p बोल दिया। अगर आप देखो दोनों का ही मोमेंटम p ही तो है, एक आगे था एक पीछे था, तो अगर आप इनका रेशियो लोगे तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कितना आएगा, इसका रेशियो 1 आ जाएगा। तो इसका रेशियो 1 आ गया, क्योंकि मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट था। ठीक है, तो h अपॉन p होता है, तो आंसर 1:1 हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका रेशियो कितना आ गया, 1। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, एनर्जी E थी, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक वाली। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख सकते हो, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन mv, और ये भी पढ़ाया गया होगा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 m ke को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ही बोला गया है, तो लैम्डा जो होगा इसको लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2 me। ठीक है, अब यहाँ पे बोला इफ डेल्टा इज एनर्जी इज एडेड। ठीक है, डेल्टा ई एनर्जी आप ऐड कर रहे हो, मतलब एनर्जी को बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, एनर्जी को बढ़ाया, अगर एनर्जी को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, दिख रहा है। ठीक है, तो वेवलेंथ बिकम्स लैम्डा बाय 2, तो बाद में वेवलेंथ कितनी हो गई, लैम्डा बाय 2 हो गई। ठीक है, तो बाद नई वाली जो एनर्जी है, नई वाली एनर्जी को बोल दो कितना, ई डैश। ठीक है, पहले एनर्जी ई थी, नई वाली एनर्जी कितनी हो गई, ई डैश। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो लैम्डा अपॉन लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन अंडर रूट 2 m ई, यहां कितना हो गया, h अपॉन अंडर रूट 2 m इंटू कितना बन गया, ई डैश, h कैंसल, 2m कैंसल, लैम्डा लैम्डा कैंसल, यहाँ 2 बन गया, 2 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना बन जाएगा, ई डैश अपॉन ई बन गया। तो आप स्क्वायर करोगे तो ई डैश की वैल्यू कितनी बन गई, ई डैश की वैल्यू बन गई कितनी, 4e, ई डैश की वैल्यू 4e बन गई। लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, इफ डेल्टा ई एनर्जी इज एडेड मतलब बढ़ाई गई, तो पहले कितनी थी, ई थी, है ना, तो आप बोलोगे जो नई वाली जो एनर्जी होगी, नई वाली जो एनर्जी कितनी होगी, पुरानी वाली प्लस कुछ ऐड किया होगा, कितना ऐड किया है, डेल्टा ई, और नई वाली एनर्जी कितनी थी, 4e थी, तो 4e इज इक्वल टू ई प्लस डेल्टा ई, तो ऐड कितना किया गया, तो आंसर कितना आ गया, 3e। भाई पहले e थी, 3e ऐड करोगे तभी तो 4e होगा, तो आंसर कितना हो गया, 3e, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मॉड ई इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, मास m था, चार्ज नेगेटिव होता है, तो कह रहा है भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड मॉड ई है, पहले किस पे था, रेस्ट पे था, इज एक्सेलरेटेड बाय कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो होगा क्या, फोर्स लग जाएगी और दौड़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आप पहले डी ब्रोगली निकालते हैं वेवलेंथ, उसके बाद इसका रेट निकालते हैं। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा का फॉर्मूला होता था h अपॉन mv,
ठीक है। v क्या होता था, स्पीड, और स्पीड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पे था, तो फॉर्मूला क्या होता था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, रेस्ट पे था तो पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो था, a को क्या लिखोगे, a को लिखोगे ई बाय एम, फोर्स कितनी लगती थी, क्यू ई या ई बाय एम इंटू टी, ये वेलोसिटी आ गई, तो mv की वेलोसिटी, mv की वैल्यू कितनी हो गई, ई इंटू टी, ऐसा कुछ हो गया, ये mv की जरूरत यहां पड़ेगी, तो लैम्डा की वैल्यू बन गई h अपॉन mv की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, ई इंटू टी बन गई, ठीक है, ये लैम्डा बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डी लैम्डा बाय डी टी की वैल्यू निकालनी है, डी लैम्डा बाय डी टी कितना हो जाएगा, h अपॉन ई, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा कुछ बनने वाला है, क्योंकि भाई पावर कितनी है, -1 है, तो -1 है तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो कितने आ रहे हैं, है ना, h अपॉन ई टी स्क्वायर माइनस के साथ, तो मेरे ख्याल से ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है, h आ रहा है, ई आ रहा है और टी स्क्वायर आ रहा है, h ई और टी स्क्वायर, ठीक है, तो मेरा आंसर डी वाला हो जाएगा। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से डी ब्रोगली वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर दे दी, कितनी दे दी, आई वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, है ना, एक्स में भी चल रहा है वाई में भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में दे दी, minus E naught k cap. If lambda naught is the initial de Broglie wavelength, lambda naught is the initial de Broglie wavelength, then its de Broglie wavelength at time t is given by, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, पहले इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लो, तो पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, तो मास को लिखो m, क्या स्पीड निकाल सकते हो पहले, स्पीड, तो स्पीड अगर आप देखोगे तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड निकालना है, तो अगर आप इसकी स्पीड निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी वेक्टर था ना कितना, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट 2 वी नॉट आ गया, स्पीड आ गई, ठीक है, तो यहां क्या लिख दिया, अंडर रूट 2 वी नॉट, ये पहले आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई, ठीक है, कब, जब टाइम जीरो था। अब बाद में देखो, बाद में अगर आप देखोगे तो इस पे फोर्स लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है तो फोर्स लग जाएगी, तो सबसे पहले इसका क्या निकालो, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, आप देखोगे चार्ज कितना था इसका, ई था, तो चार्ज कितना हो गया, माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, माइनस ई नॉट इंटू के कैप अपॉन नीचे कितना आ गया एम, ठीक है, ये आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया, है ना, क्यू ई बाय एम करके यही होता था फॉर्मूला, फोर्स क्यू ई होती थी और उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, E इंटू ई नॉट अपॉन नीचे कितना आ गया m, ठीक है। अब आप लिख सकते हो v बराबर u प्लस ए टी, ये जानते हो आप, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जानते थे, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको लिख दो, तो कितना हो जाएगा, v नॉट आई कैप प्लस v नॉट जे कैप, एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन था ई नॉट बाय एम, ठीक है, इंटू टी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, के कैप, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गई। अब क्या करना है, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ में स्पीड आता है तो स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो वी नॉट स्क्वायर, यहां कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर, तो आप करोगे तो कितना आएगा बताओ भाई, ये आएगा 2 वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, और यहाँ टी भी रह गया है तो टी को भी लिख लो, तो टी स्क्वायर और यहाँ कितना आ गया, टी स्क्वायर, क्लियर है, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, वी की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 2 वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब यहां पे एक काम करो, h अपॉन m, 2 वी नॉट को बाहर निकाल दो, तो 2 वी नॉट को बाहर निकाला, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा ऐसे, और यहां पे लिख लो 1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई, हाफ। अब ये जो चीज है ये जानी पहचानी है, देखो ये जानी पहचानी है, कैसे, एक बार पीछे वाली स्लाइड देखते हैं, ये चीज कितनी थी, लैम्डा नॉट एच अपॉन एम इंटू रूट 2 वी नॉट,
तो आप देखोगे h अपॉन m इंटू अंडर रूट 2v0। तो ये वाली जो चीज़ है बेसिकली लैम्डा नॉट हो गया। तो आप लिखोगे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई लैम्डा नॉट अपॉन यहाँ कितना बन गया 1 प्लस ई का स्क्वायर टी का स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर। और इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/2, इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये बन जाएगा आपका लैम्डा। ठीक है, कब, जब टाइम t था। तो एक बार ऑप्शंस देख लें, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो कितना आ रहा था, देखो ऊपर तो लैम्डा नॉट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ लैम्डा नॉट रूट 2 आ रहा है, तो नहीं होगा, है ना। और नीचे क्या आ रहा है, अगर मैं देखो तो नीचे आ रहा है 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 2 करके, तो 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 2 करके 2m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा, तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, लैम्डा नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, देख लो। तो इस टाइप से करना है ऐसा। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो ना, ये वाला क्वेश्चन काफी कॉमन है, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से देखो। इसमें थोड़ा काइनेमेटिक्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ गया है, और डी ब्रोगली का कंसेप्ट भी आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, अगर स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, बहुत कम, तो आप बोलते हो स्पीड्स कौन सी है, नॉर्मल स्पीड्स है, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स है। ठीक है, तो स्पीड्स कम है स्पीड ऑफ लाइट से, एंड दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर दे रखा है, तो एक को आई कैप ले लो, एक को जे कैप ले लो। If the corresponding de Broglie wavelengths are lambda 1 and lambda 2, then the de Broglie wavelength in the frame of reference attached to the center of mass। फिर से काइनेमेटिक्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, काइनेमेटिक्स ऐड कर दिया, सेंटर ऑफ मास ऐड कर दिया। ठीक है, तो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो कैसे करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन बेसिकली क्या हो गया आई कैप, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे चल रहा है, इसका जो डायरेक्शन है ये आई कैप हो गया, इसका डायरेक्शन क्या मान लो, जे कैप मान लो। ठीक है, तो एक की वेलोसिटी मान लो, एक की वेलोसिटी कितनी मान लो, स्पीड नहीं दे रखी, तो एक की वेलोसिटी मान लो वी नॉट आई कैप, और दूसरे की वेलोसिटी कितनी मान लो, वी नॉट जे कैप। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैंने वी नॉट मानी आई कैप में, और एक की वेलोसिटी कितनी मानी, वी नॉट जे कैप। 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे थे। ठीक है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये भी नहीं दे रखा है कि इनकी स्पीड सेम है कि डिफरेंट है, तो एक काम करो इनकी स्पीड डिफरेंट ही ले लो। ठीक है, तो इनकी स्पीड डिफरेंट ले लो, एक काम करो, एक की स्पीड v1 ले लो, एक की स्पीड v2 ले लो। ठीक है, एक की स्पीड v1 ले लो और एक की स्पीड v2 ले लो। ठीक है, क्योंकि स्पीड के बारे में भी कुछ नहीं बोल रखा है, तो एक की स्पीड v1 एक की स्पीड v2 ले लो। तो पहला डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो गया, h अपॉन एम v1, और दूसरा निकालोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, h अपॉन एम v2। ठीक है, स्पीड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोल रखा, तो अपन डिफरेंट ही ले लेते हैं v1 v2, क्योंकि फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि स्पीड सेम ले ली, तो स्पीड v1 v2 ले लिया, डायरेक्शन आई कैप जे कैप ले लिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल लिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ्स आर लैम्डा 1 लैम्डा 2, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ मास इज। अब आप क्या करो, अब आप निकालो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, तो वीसीएम, वीसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास m मान लो, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, m क्या हो गया, कैंसिल, तो VCM का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप अपॉन नीचे कितना आ गया 2, ये बन गया, ये वेलोसिटी बन गई किसकी, सेंटर ऑफ मास की। अब आपको क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ मास, मतलब देखना कहां से, सेंटर ऑफ मास से। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले पार्टिकल को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल था उसकी जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा v1 माइनस VCM। तो v1 कितना था, v1 था, आप लिखोगे v1 आई कैप माइनस ये कितना आ जाएगा, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप अपॉन नीचे कितना बन गया 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2v1 माइनस v1, तो ये बन जाएगा v1 आई कैप माइनस v2 जे कैप अपॉन नीचे कितना आ गया 2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, h अपॉन m, यहाँ आएगा v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैग्नीट्यूड लिख लो, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये बन जाएगा h अपॉन m। ठीक है, v1 अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 तो बाहर आ गया,
यहाँ 2 तो बाहर आ गया, आप यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर, तो ऐसा कुछ आएगा, है ना, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, मतलब पावर कितनी हो जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया, लैम्डा सी एम इज इक्वल टू यहाँ कितना बन जाएगा 2h अपॉन नीचे कितना बन गया m, यहाँ कितना आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब v1 क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो ये था, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो v1 की वैल्यू कितनी होगी, v1 की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन m लैम्डा 1, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी h अपॉन m लैम्डा 2, ये v1 v2 देखो यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, और इसको वहां डाल देते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा h अपॉन m लैम्डा 1 इसका स्क्वायर प्लस h अपॉन m लैम्डा 2 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो जब आप निकालोगे तो लैम्डा सी एम इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बन जाएगा 2h अपॉन नीचे कितना बन गया m, यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे m तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा h भी आप निकाल सकते हो, h भी बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा 1/लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1/लैम्डा 2 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो आप देखोगे m कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ अपन करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, लैम्डा सी एम की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा सी एम की वैल्यू आ रही है 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 1/लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1/लैम्डा 2 का स्क्वायर और होल की पावर कितनी आ रही है 1/2, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से कुछ आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लो तो यहाँ पे कितना आएगा लैम्डा सी एम इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ रहा है 2, एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 और यहाँ कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो लैम्डा सी एम कितना आ जाए 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाला आंसर मेरा आ रहा है लैम्डा सी एम 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन अंडर रूट लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राफ विच डिपेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग वाला, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है थीटा बेसिकली क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, और वाई क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अपन बचपन में ही पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्कैटर होते हैं जब गोल्ड न्यूक्लियस पे उसको इंसिडेंट करवाते हैं, तो बेसिकली उनका एक ग्राफ दे रखा है। अब बच्चों ये याद करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आप देखेंगे जब आपके एटम्स वाला चैप्टर होगा वहां जहाँ रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर रखा है तो वहां ये ग्राफ दे रखा है, तो अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, या तो एक ग्राफ को आप याद करो वरना आप एक रिलेशन याद करो कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जिसको यहाँ पे अपन वाई बोल रहे हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं 1 अपॉन साइन की पावर 4 इंटू थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। थीटा बेसिकली क्या होता है, थीटा यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल जो है इसको आप इंसिडेंट कराते हैं और ये रिबाउंड हो जाता है 180 डिग्री से, तो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आप देखोगे अगर थीटा को 180 डालोगे तो 180 अपॉन 2 कितना हो गया 90 हो गया, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे ही आती है, तो आप देखोगे डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा। तो उस केसेस में जो वाई होगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वो सबसे कम होंगे, ठीक है। तो इस रिलेशन को फॉलो करता है ये, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखोगे थीटा बढ़ेगा तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी और वाई क्या होगा कम होगा, तो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होना चाहिए, थीटा बढ़ने के साथ ग्राफ डिक्रीज होना चाहिए, जो कि सिर्फ फोर्थ वाले ऑप्शन या डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो डी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा और आप इसको याद भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम हो गया मतलब यहां से क्या इन्फर कर सकते हो कि Z की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, हाइड्रोजन एटम हो गया अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑर्बिट विद क्वांटम नंबर Ni टू अनदर विद क्वांटम नंबर Nf, ठीक है। मतलब n इनिशियल से n फाइनल जा रहा है। Vi एंड Vf आर द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और बोल रखा है कि इनका रेशियो किसके बराबर है 6.25, तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Nf। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिखो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो कितना होता है, पढ़ाया जाता है क्लास में, फॉर्मूला होता है -27.2 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, है ना। अब बोलोगे सर हमने तो 13.6 पढ़ा है, 13.6 होता है लेकिन वो टोटल होता है, हमें क्या पूछा है, हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो टोटल एनर्जी की डबल होती है ना।
ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली V से डिनोट कर रखा है, तो उससे V से कर देंगे। तो अपन ऐसे करेंगे, देखो V आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -27.2, Z की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ क्या लिखोगे n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। VF की वैल्यू कितनी हो जाएगी -27.2 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, जैसे कि ये कह रहा है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा VI अपॉन VF इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा NF का स्क्वायर अपॉन NI का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25। 6.25 को अब मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 25/4, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, तो NF अपॉन NI जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। मतलब जो फाइनल क्वांटम नंबर है NF और इनिशियल क्वांटम नंबर का रेशियो 5/2 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप n इनिशियल को 2 ले लेते हो तो n फाइनल की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। अगर आप n इनिशियल को 4 ले लेते हो तो n फाइनल की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। अगर n इनिशियल को आप 6 ले लेते हो तो n फाइनल की वैल्यू कितनी आएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये चलते रहेगा, लेकिन अपन से क्या बोला है, हमसे बोला है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू तो ये वाला सेट होगा ना, ये वाला, तो इसमें NF की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा NF की वैल्यू हो गई 5, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट में था, मतलब n ग्रेटर देन 1 होगा, और Li2+ की बात हो रही है। अब इसका Z लिख लो, Z की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3h/2π, एंगुलर मोमेंटम दे दिया, कितना दे दिया 3h/2π। अब सबसे पहले याद करो, आपने बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा है ना, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है NH/2π, और ये क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम है 3h/2π। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप यहाँ बोलोगे यार n की वैल्यू तो 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये पता लग गया, ठीक है, Z की वैल्यू भी 3 थी। अब कह रहा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज p/a0 where a0 is the Bohr's radius। ये कह रहा है कि जब n इक्वल टू 3 में था और लिथियम की बात हो रही है तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू बताओ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए आप ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, तो आपका आंसर जल्दी आएगा, है ना, क्योंकि यहां से भी प्रूफ करते हैं, है ना। और एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, मतलब आपको लैम्डा निकालना है। ये कौन सी वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगली, ठीक है। अब देखो, अब r बेसिकली क्या हो गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a0 इंटू n का स्क्वायर अपॉन z इज इक्वल टू कितना हो गया n लैम्डा। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2π a0 इंटू n अपॉन नीचे कितना आ गया z आ गया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2π a0 n अपॉन नीचे कितना आ गया z, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करो, वैल्यूज डाल दो, ठीक है। बताओ n की वैल्यू आ गई थी 3 और z की वैल्यू भी 3 थी, तो आपके पास कितना आएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2π a0, n की वैल्यू 3 थी और z की वैल्यू भी 3 थी, ये देखो कैंसिल हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2π a0, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर किससे करेंगे भाई, कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर थी p/a0, तो आप इसको लिख सकते हो किसके बराबर होगा, p/a0 के बराबर होगा। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कंपैरिजन से आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। As per the Bohr's model, the minimum energy required to remove an electron from the ground state of doubly ionized lithium atom, Z की वैल्यू 3 दे दी, लिथियम की बात हो रही है, कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी निकालो ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं -13.6 इंटू z²/n², ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, z की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट है तो 1, तो एनर्जी जब आप निकालोगे तो कितना आएगा -13.6, z की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में उसके पास इतनी टोटल एनर्जी है, और इसको एस्केप कराना है ना, इसको आयनाइज कराना है, तो इसको इतनी ही एनर्जी अगर और दे दो, मतलब इसकी टोटल एनर्जी अगर 0 कर दो तो ये एस्केप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, तो आयनाइजेशन कितनी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, है ना, इसी का नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ ई, तो आंसर कितना हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, एक एटम था जो हाइड्रोजन लाइक था, ठीक है, मतलब इसका देने का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे बोर्स के पोस्टुलेट्स लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हाइड्रोजन लाइक एटम में ही लगता है, ठीक है, मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n टू अनदर विद क्वांटम नंबर n-1। ठीक है, ये कह रहा है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आ गया, ये n से n-1 ही आ गया है। ठीक है, इफ n इज मच ग्रेटर देन 1 देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब यह फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, चलो इसको करके देखते हैं क्या कह रहा है ये। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी को कैसे रिलेट करोगे, एनर्जी का फॉर्मूला h इंटू एफ करके होता है, तो आप बोलोगे जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ई के प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं। एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, एनर्जी का फॉर्मूला होता था माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा। तो आप बोलोगे जो आंसर एनर्जी का आएगा वही फ्रीक्वेंसी का आएगा, क्योंकि आपस में प्रोपोर्शनल है। तो पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आया, ठीक है, तो डेल्टा ई एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया, इसको लिख लेते हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया बताओ, 1/n-1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया, बताओ ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी लेवल, एक बार आप n की वैल्यू लिखोगे n-1 और एक बार n की वैल्यू लिखोगे n, और दोनों को माइनस कर देंगे, ऐसे ही तो डेल्टा ई निकालते हैं, है ना। हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो अपने पास ये आ गया डेल्टा ई, तो डेल्टा ई की वैल्यू इतनी आ गई, तो आप लिखोगे यहाँ कितना आ गया 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन दे रखा है, देखो ये वाला कि n 1 से बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, n को बाहर निकाल लेते हैं, तो n का स्क्वायर हो गया ये। बताओ यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/n की पावर कितनी हो गई -2 -1, ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ पे आप लगाओ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो यहाँ कितना आएगा, डेल्टा ई की वैल्यू बन जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये पावर नीचे आ गए, तो पावर नीचे आ गए तो कितना हो गया 1 + 2/n-1, ऐसा कुछ हो गया। ये और ये क्या हो गया, कैंसल, तो डेल्टा ई जो है ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/n³। ठीक है, आप बोलोगे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, n³, और जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, उसी से फोटोन निकलता है ना, तो आप बोलोगे एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे डेल्टा ई लिख लो, उसी से एक फोटोन निकलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी f होती है, तो एनर्जी डिफरेंस जो होगा, एनर्जी डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, अगर आप देखो तो एनर्जी डिफरेंस प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये देखो एनर्जी डिफरेंस प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/n³ के, तो आप बोलोगे जो फ्रीक्वेंसी है ये भी किसके प्रोपोर्शनल आएगी, 1/n³ के। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1/n³, मतलब इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 16th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16th वाला क्वेश्चन, वेवलेंथ के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, मतलब n = 3 से n = 2 दे ही रखा है इसने, एज 660, देन फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड बामर लाइन। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई बामर सीरीज की बात हो रही है, फर्स्ट लाइन बामर की जो होती है, इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी दे रखी है, 660, मतलब 3 से जब 2 में आएगा तो वेवलेंथ कितनी होगी, 660, जब 4 से 2 में आएगा तो वेवलेंथ बताओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। चलो तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो 1/λ इज इक्वल टू कितना हो गया, r इंटू जेड का स्क्वायर, है ना। यहाँ क्या लिखोगे, 1/n² माइनस 1/m², ये फॉर्मूला बड़ा होगा कहीं ना कहीं, तो इसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ थी वो कितनी थी, 660 थी, तो आप लिखोगे 1/660 इज इक्वल टू कितना हो गया, r। हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे z की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, z की वैल्यू अपन ले लेंगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, यहाँ पे लिख दिया है इसने हाइड्रोजन है, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब z की वैल्यू 1 हो गई, बामर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, बताओ ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया, तो आप लिखोगे 1/660 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r, यहाँ पे कितना आ गया, 1/4 आ गया माइनस 1/9 आ गया। ठीक है, अब चलो इसको करें सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, 1/660 इज इक्वल टू कितना हो गया, r, यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ 5 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 36, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई भाई, यहाँ पे 660 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, और नीचे कितना आ गया, 5 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, 36 इधर गया, 5 इधर आया, तो ये r की वैल्यू हो गई। अब सेम फॉर्मूला अपन लगाएंगे,
है ना। सेम फॉर्मूला अपन लगाएंगे किसके लिए, सेकंड लाइन के लिए, है ना। 4 से 2 आ रहा है, तो जब आप सेम फॉर्मूला लगाओगे तो आप ऐसे लिखोगे 1/λ इज इक्वल टू r, है ना। z की वैल्यू तो 1 हो गई। अब आप लिखोगे कहां से, 4 से 2 में आ रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे ऐसे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 1/λ इज इक्वल टू r, यहाँ कितना आ गया 1/4 माइनस 1/16, ऐसा कुछ आ गया। तो 1/λ इज इक्वल टू कितना आ गया r, ठीक है। 4 एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4/16, मतलब कितना आ जाएगा 3/16, ठीक है। यहाँ पे 3/16 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 16/3r करके, ऐसा कुछ आ रहा है 16/3r करके, और r की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, r की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो r की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही थी 16/3r, तो ऐसे लिखोगे आप 16/3, r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू थी 36 इंटू 660 इंटू कितना हो गया बताओ 5 हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 220, 4 से करेंगे तो ये 4, 4 से करेंगे तो ये 9, ठीक है। अब आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 220 अपॉन नीचे कितना आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 4400 अपॉन नीचे कितना आ गया 9, ठीक है। और ये आंसर मेरा किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। नैनोमीटर में क्यों आएगा, क्योंकि जो पुरानी वेवलेंथ थी वो भी नैनोमीटर में थी, ठीक है। तो आंसर नैनोमीटर में आएगा। तो अगर आप ढंग से देखो, अगर नीचे 10 होता, अगर नीचे 10 होता तो आंसर 440 आता, है ना। लेकिन नीचे 9 है तो आंसर 440 से बड़ा आएगा और थोड़ा सा ही ज्यादा आएगा। तो अगर अपन ऑप्शंस देखें तो इसके ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो क्या है, देखो 440 से तो बड़ा ही आएगा और थोड़ा ही ज्यादा आएगा। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 488.9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे तो जेई मेंस में आ चुका है। तो आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आप ऐसे इसको बी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। तो ये इसका आंसर बेसिकली कितना आ जाएगा 488.9, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, ये 488.9 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी वर टू अप्लाई बोर्स मॉडल, अब ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि बोर्स मॉडल को हम कोई दूसरे केस में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, इफ वी अप्लाई द बोर्स मॉडल टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b, देन द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, ठीक है। चलो तो बोर्स मॉडल लगाना है, तो बोर्स मॉडल में सबसे जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट होता है वो यही दिया था बोर्ड ने, mvr इक्वल टू nh/2 ऐसा कुछ होता था, ठीक है। अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब ये मूव करेगा तो इसका जो रेडियस होता है, याद करो इसका जो रेडियस होता है तो इसको कैपिटल आर बोलते थे, लेकिन ये एक्चुअली स्मॉल आर ले लिया। तो ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी करके। तो इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ लिख लोगे एम वी, आर को क्या लिख लिया एम वी बाई, आर को लिख लिया एम वी बाई क्यू बी इज इक्वल टू कितना हो गया NH/2 ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बन जाएगा एम वी स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा NH/2 अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा भाई, एम वी स्क्वायर को अलग क्यों लिखा, क्योंकि यहां आपसे पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो अपने को हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है। तो एक काम किया हमने, इसको ऐसे लिख लिया और एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी NH/2 अपॉन नीचे कितना आ गया 2πm, ऐसा कुछ आ गया है, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये एम वी स्क्वायर की, लेकिन एम वी स्क्वायर थोड़ी होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर आएगी। तो हाफ से आप डिवाइड कर लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा NH/2 अपॉन नीचे कितना आ गया 4πm, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। NH/2 अपॉन 4πm, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा NH/2 अपॉन 4πm, मतलब ये वाला आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। NH/2 अपॉन 4πm ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई बोर्स पोस्टुलेट्स लगे और उसके साथ साथ आपने जो मैग्नेटिज्म में पढ़ा था ना R इक्वल टू एम वी, है ना, दोनों का अमलगमेशन हो गया, मतलब दोनों चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए और ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं। चलो तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। आगे आपको एक ऐसा भारी भरकम सा बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, आइए इसको भी कर लेते हैं। A particle of mass m moves in a circular orbit with potential energy VR equal to FR.
मतलब पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है एफ आर के बराबर, where f is a positive constant and r is a distance from the origin. Its energies are calculated using the Bohr's model. इसकी जो एनर्जी है कैलकुलेट करी जा रही है using the Bohr's model. If the radius of the particle's orbit is denoted by r and the speed and energy are denoted by v and e respectively, then for the nth orbit. चलो तो मतलब अपने को एक बार बोर्स ऑर्बिट लगा के देखना है, और ये जो कंडीशन इसने दे रखी है ना, ये भी साथ में लेनी है। पोटेंशियल एनर्जी इसने दे दी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी एफ आर, ठीक है, तो यहाँ लिख लो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है इसने, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है एफ आर। अब आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता था माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर, ये होता था, है ना, फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। तो फोर्स जब आप निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो फोर्स कितनी आ जाएगी, बेसिकली माइनस एफ आ जाएगी, माइनस एफ। माइनस का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव है और टुवर्ड्स सेंटर लग रही है, तो फोर्स एफ आ गई। अब इस फोर्स को क्या लिखोगे, क्योंकि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव और टुवर्ड्स सेंटर लग रही है, तो यही घुमा रही होगी, तो इस फोर्स को लिखोगे एम वी स्क्वायर बाय आर करके। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। आप यहां पे ये बोल सकते हो वी स्क्वायर जो होगा, वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के। भाई ये इधर चले जाएगा, एफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के। अब यहाँ पे मैं ये वाले एक जो ए और बी ऑप्शन है ना, उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे दे रखा है, तो ऐसा कुछ हो गया, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्पीड और रेडियस के बीच का बताना है कि रेडियस और स्पीड क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लगाएंगे बोर्स मॉडल का जो पोस्टुलेट होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ये फॉर्मूला होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। वी स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा था, आर पे, तो वी किस पे डिपेंड कर रहा था, आर की पावर 1/2 पे, ऐसा कुछ हो गया। तो आप लिखोगे एम, वी किस पे डिपेंड करेगा, आर की पावर, वी की जगह लिख दो आर की पावर 1/2, है ना, और आर था, आर की जगह क्या लिख दो, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एच बाई टू पाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आर की पावर 3/2 किस पे डिपेंड करेगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन के। बाकी सब हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी देखना है, तो ऐसा कुछ आ गया। अब एक बार देखें ऑप्शन में क्या कह रहा है ना, कह रहा है आर डिपेंड करेगा एन की कुछ पावर पे, तो आर के ऊपर से पावर हटा दो, तो आर के ऊपर से पावर हटा देंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एन की पावर 2/3, ऐसा कुछ आ गया। देखो यहाँ पावर 3/2 थी ना, तो 3/2 पावर को हटा दिया, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एन की पावर 2/3 के, ये आर आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे वी किस पे डिपेंड कर रहा था, आर की पावर हाफ पे, तो आप लिखोगे v इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर हाफ, है ना, और v किसके प्रोपोर्शनल होगा, r जो है, r किस पे डिपेंड करता था, तो देखो n की पावर 2/3 पे, और इसकी पावर कितनी हो गई, हाफ, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो v किसके प्रोपोर्शनल आ गया, n की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, r किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, n की पावर 2/3, और v किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, n की पावर 1/3, ठीक है। तो n की पावर 1/3 और r किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, n की पावर 2/3, तो ये आंसर कौन सा हो गया, बी, ये बी तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये एनर्जी, इसको भी निकाल के देख लो, क्या पता ये भी सही हो, ये एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी कौन सी होगी, ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब टोटल की बात कर रहा होगा। तो आइए इसको करते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अगर आप देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना आ रहा था, एम वी स्क्वायर बाय आर करके आ रहा था, तो इसको यहाँ मैं लिखूं अगर, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, फोर्स की वैल्यू आ रही थी एम वी स्क्वायर बाय आर करके, ठीक है। तो जब आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ आर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो कितना हो जाएगा, एफ आर बाय 2 करके होगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये होगी। पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालोगे, तो वो तो क्वेश्चन में ही दे रखी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी एफ आर दे रखी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एफ आर, ऐसा कुछ दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एफ आर दे रखा है, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, तो कितनी आ जाएगी, 3/2 एफ आर, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3/2 एफ आर। अब ये आर जो है ये आपको निकालना पड़ेगा, और चाहो तो निकाल लो, वरना चाहो तो देखो जो टोटल एनर्जी, एक में 2 आ रहा है टर्म और एक में आ रहा है 3/2, ठीक है। तो हमारा भी कौन सा आ रहा है भाई, 3/2 आ रहा है, इसका मतलब यही वाला आंसर करेक्ट होगा। चाहो तो आर निकाल के देख लो, आर अगर निकालना हो तो आर निकालने के लिए मेहनत करी जाए, है ना, कि आर कैसे निकालें। तो आर निकालना है अगर, तो आर अगर निकालना हो तो देखो ऐसे करना पड़ेगा, आर अगर निकालना हो तो देखो यहाँ ऐसे करोगे, v की वैल्यू किसके बराबर होगी, v की वैल्यू होगी √FR/m के बराबर, है ना, यहां से आ जाएगा, देखो v की वैल्यू किसके बराबर होगी, √FR/m, और आपका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, NH/2 पाई। तो ये जो v है ना, इसको यहाँ डाल दो, m v की वैल्यू कितनी होगी, √f
एफ आर बाय एम इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो यहाँ बन जाएगा एम स्क्वायर इंटू एफ आर बाय एम इंटू कितना हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो m इंटू एफ इंटू कितना हो गया आर का क्यूब, m इंटू एफ इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू एफ, ऐसा हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ये आर आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आर आ गया। आपको टोटल एनर्जी अगर निकालनी हो ना, टोटल एनर्जी निकालनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं 3/2 एफ, और ये जो आर था इसको यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू एफ, और इसकी पावर कितनी थी 1/3। ये जब अंदर जाएगा, ये जब अंदर जाएगा तो ये जब अंदर जाएगा तो एफ की पावर 3 हो जाएगी, एफ की पावर 3 हो जाएगी, तो 3 हो गया नीचे और यहाँ एफ था तो पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 वाला ही आ रहा है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो, तो ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ का है, एडवांस का क्वेश्चन है, तो देख सकते हो बोर्ड्स वाला भी यूज हो रहा है और कुछ और चीज जो इन्होंने दे रखी है वो भी यूज हो रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक नए कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो इसको पढ़ के देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, है ना। आप जानते हैं ये जो यूनिट होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये न्यूक्लियर में पढ़ाते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर कोलाइड्स विद अ हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट। ये एक हाइड्रोजन एटम से टकरा गया। ठीक है, सून आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एंड द एटम रिकॉइल्स एंड गोज टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चलो इसको करके देखते हैं। एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल आया, मान लो इसकी स्पीड कितनी थी, यू थी। इस पार्टिकल का मास कितना मान लो, m मान लो, जो कि कितना था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। टकराए किससे, टकराया हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 AMU होता है ना। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 AMU। तो 1 AMU आपने एक चीज पढ़ी है, 1 AMU इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 931.5 MeV। ये अपन कहाँ पढ़ते हैं, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका जो मास होता है वो कितना होता है 1 AMU। तो 1 AMU की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1 AMU की वैल्यू हो जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, ही हो जाएगी। ठीक है, 931.5। अब इसको लगभग आप क्या ले लो, क्वेश्चन को आसान करने के लिए लगभग इसको क्या ले लो, 1000 ले लो, 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। तो होगा क्या, होगा ये कि भाई ये 200 था और ये 1000 था, तो अगर इसका मास m होगा, है ना, ये 200 वाला है उसका मास 1000 है, तो ये वाला मास कितना होगा 5m। ठीक है, तो ये रेस्ट पे था, मतलब ये टकराया एक ऐसे पार्टिकल से जिसका मास इससे लगभग 5 गुना ज्यादा था। टकराया और टकराने के बाद बोला पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल किस पे आ गया, रेस्ट पे, और ये वाला जो पार्टिकल है ये चल पड़ा। मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, तो यहां कितना हो गया m इंटू यू, ये रेस्ट पे आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 5m इंटू कितना हो गया v। m और m क्या हो गया कैंसल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई u/5, v की वैल्यू आ गई u/5। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि अब यहाँ पे जब ये टकराया तो जो एटम है ये रिकॉइल कर गया एंड गोज टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, देखो जब भी कोलिजन होता है तो जनरली कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का जो लॉस होता है वो बेसिकली कहाँ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, साउंड में, और इन सब चीजों में चले जाता है। ठीक है, और हीट में भी जा सकता है, गर्म भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे जब इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ आता है तो आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है कोलिजन में, उस लॉस को आप यूज करोगे एज अ एक्साइटेशन एनर्जी। तो आप सबसे पहले लॉस निकालो, लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे, जो पार्टिकल था उसका मास था m और वो कितनी स्पीड से आ रहा था u से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी माइनस हाफ। अगर आप देखो तो ये टकराया इससे, टकराने के बाद ये तो रुक गया, ये चल पड़ा। इसका मास कितना था, इसका मास था 5m, है ना, और इसकी स्पीड जब आप निकालोगे इसकी स्पीड कितनी आएगी u/5, इसकी स्पीड आ गई u/5, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, तो जब आप इसको निकालेंगे तो कितना आ गया mu² माइनस, यहाँ अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर 5 आ रहा है और नीचे 25 आएगा, तो 5 और 25 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा mu² अपॉन नीचे आ गया 10। ठीक है,
अब आप यहाँ 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 से ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 4mu² अपॉन नीचे कितना आ गया 10 आ गया, तो कितना आ गया 2/5mu²। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 2/5mu²। ये लॉस, ये मतलब लॉस आ गया एक टाइप से। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो लॉस होगा ना, लॉस किसके बराबर होता है, लॉस एक्साइटेशन एनर्जी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है तो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना, तभी तो एक्साइट हुआ है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं से आई होगी। तो वो एनर्जी जो है, जो कोलिजन के लॉस में आई है ना, वो एनर्जी जो है एक्साइटेशन में यूज होगी। तो आप बोलोगे जो लॉस आया, लॉस किसके बराबर है 2/5mu², ये एक्साइटेशन एनर्जी हो गई, है ना। अब इसने बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चली जाता है। अब हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन जो होता है ग्राउंड स्टेट में, याद हो एनर्जी कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड वाले स्टेट में कितनी होती है, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होती है -3.4 होती है। लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम था, ये फर्स्ट में, अगर आप देखो यहाँ पे देखो एक प्रोटॉन था, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अगर आप देखो यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है -13.6 eV, और यहाँ कितनी होती है -3.4 eV, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना है 10.2 है। तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी 10.2, क्योंकि मेरे को ग्राउंड से यहां जाना है ना, n=1 से n=2 जाना है, तो ऐसा कुछ हो गया। तो mu² की वैल्यू कितनी आ गई, mu² की वैल्यू आ गई 51/2। लेकिन मुझे क्या पूछा था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछा था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mu², तो 1/2 mu² कितना हो गया 51/4 हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू ये हो गया 51/4। और ये कह रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है कितना आ रहा है n/4, तो इसको आप लिखोगे इक्वल टू n/4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 51, ये आंसर आ गया। तो वैल्यू ऑफ n इज 51, तो आंसर 51 हो जाएगा इसका। क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। In the Bohr's model of an hydrogen-like atom, the force between the nucleus and the electron is modified as, देखो जो फोर्स होती थी किसके बीच में, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होती थी, वो जो फोर्स होती है, वो फोर्स कौन सी होती है, अगर आप देखो कूलम्स फोर्स होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है K(Q1Q2/r², मतलब सिर्फ इतनी वाली होती है, ये वाली। अब इसमें नया टर्म भी मॉडिफाई कर दिया इन्होंने, नया टर्म भी मॉडिफाई कर दिया इन्होंने, कह रहा है फोर्स ही बदल दी, ठीक है। फॉर दिस एटम द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस विल बी। चलो तो इसको करके देखते हैं। a0 की वैल्यू कह रहा है भाई ये है, ठीक है। चलो तो फोर्स, जो फोर्स आ रही है, फोर्स की वैल्यू लिखो, फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर्स की वैल्यू आ रही है E²/4πε0 1/r² प्लस β/r³। ये फोर्स आ रही है ना। ये फोर्स पहले भी होती है, लेकिन ये बीटा वाला टर्म नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये जो फोर्स है ये टुवर्ड सेंटर लग रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, तो इसको mv²/r लिखा जा सकता है। यहाँ कितना हो जाएगा E²/4πε0, यहाँ कितना आ जाएगा 1/r² प्लस β/r³, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आपको रेडियस निकालना है। फॉर दिस एटम द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट विल बी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, mvr इज इक्वल टू कितना होता है nh/2π, ऐसा करके कुछ होता है। तो v की वैल्यू हटा सकते हो, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी nh अपॉन नीचे कितना आ गया 2πmr, ऐसा कुछ आ गया। ये v की वैल्यू हो गई, और ये v की वैल्यू को इधर डाल देते तो कितना हो जाएगा m/r। v की वैल्यू कितनी हो गई n² h² अपॉन नीचे कितना आ गया 4π² m² इंटू r² इज इक्वल टू E² अपॉन 4πε0 1/r² प्लस β/r³, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा n² h² अपॉन नीचे कितना आ गया 4π² m, यहाँ कितना बन गया r³, ऐसा कुछ बन गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे इसको E² अपॉन 4πε0, ठीक है। r³ को बाहर निकाल लो, r³ को जब बाहर निकालोगे तो ये r प्लस बीटा बन जाएगा, ऐसा कुछ है ना। r³ क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल। तो आप बोलोगे n² h² अपॉन नीचे कितना आ गया पाई इंटू m इज इक्वल टू E² अपॉन ε0, यहाँ कितना बन जाएगा r प्लस बीटा करके, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, r निकालना है ना, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट निकालना है। तो इसको इधर ले आओ, तो जब इसको इधर लेके आओगे तो कितना बनेगा, ये ऐसा बन रहा था n² h² अपॉन पाई m, n² h² अपॉन पाई m,
इज इक्वल टू कितना बन रहा था, ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह बन जाएगा आर प्लस बीटा करके, तो इसको इधर ले आओ, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम इंटू ई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो ये जो चीज है ये दे रखी है ना, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ रहा है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नीचे पाई एम ई स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये वाली, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर है। तो आप देखोगे ये ए नॉट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ए नॉट इंटू एन का स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट इंटू एन का स्क्वायर माइनस बीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आर की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट एन स्क्वायर माइनस बीटा। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट एन स्क्वायर माइनस बीटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए नॉट एन स्क्वायर माइनस बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस सेशन में सिर्फ इतना ही, आई होप यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज काफी बड़ी होगी इस सेशन से। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, अगली बार मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।